हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं साइमा एंड यू आर वाचिंग साइंस ट्यूटोरियल कीप योर स्टडी टू नेक्स्ट लेवल। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। फैक्टर्स को डिस्कस करने से पहले हम एक बार दोबारा देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल। हमारे पास है एक वायर, अब ये जो हमारे पास वायर है और कंडक्टर है, ये किससे बना होता है? एटम्स, यानी इसके अंदर हमारे पास एटम्स प्रेजेंट होंगे। सपोज दीज आर एटम्स, ये जो मैं सर्कल बना रही हूँ छोटे छोटे, सपोज करो कि ये एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, नो इस एटम के अंदर इम्प्योरिटीज भी होंगी। अब ये जो मैं ब्लू कलर कर रही हूँ, सपोज करो कि ये क्या है? इम्प्योरिटीज। ठीक है, नो एटम के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होंगे। अब ये जो डॉटेड आगे ग्रीन डॉट, ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। अब एक कंडक्टर के अंदर जो फ्लो ऑफ करंट होता है वो किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। कौन से इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन व्हेन मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंडक्टर टू द अदर, दैट इज जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनका फ्लो कहाँ से कहाँ होता है? फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। जब ये मूवमेंट शो करेंगे फ्रॉम दिस पार्ट टू दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो क्या होगा? यहाँ से गुजरते वक्त ये स्मूथली मूव नहीं कर पाएंगे। क्यों? बिकॉज इनके रास्ते में हमारे पास एटम भी प्रेजेंट है, इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट है, और इवन के इलेक्ट्रॉन भी बहुत सारे प्रेजेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास मूव करेगा, दे कोलाइड विद, किसके साथ कोलाइड करेगा? विद द एटम और आयन प्रेजेंट इन द कंडक्टर, विद द इम्प्योरिटीज के साथ कोलाइड करेगा, एंड आल्सो विद द अदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कंडक्टर। ड्यू टू दीज कोलिजन, इन कोलिजन की वजह से क्या होगा? देयर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन और अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसमें कोई रुकावट पैदा होगी, और ये क्या करेगा? जो हमारे पास करंट है उसको डिक्रीज करेगा। ठीक है, और इसी कोलिजन को हम क्या कहते हैं? इसी कोलिजन को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ये जो रुकावट पैदा होती है फ्लो ऑफ करंट में ड्यू टू कोलिजन की वजह से, इसी को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर को अफेक्ट करते हैं, जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। सेकंड है हमारे पास कौन सा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, फर्स्ट था लेंथ, सेकंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देन है हमारे पास नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कि जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो वायर हमारे पास है वो कॉपर की है, सिल्वर की है, वो किस चीज़ की बनी हुई है। फोर्थ वन इज टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, कि जब हम टेम्परेचर किसी कंडक्टर का इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट होता है। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इफेक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्या लेंथ का क्या इफेक्ट होता है। जो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लेंथ इंक्रीज करेंगे, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगी। अगर लेंथ कम होगी तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो भी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, डिक्रीज होगी। जस्ट अ सेकेंड, मैंने क्या कहा कि जो हमारे पास लेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द रेजिस्टेंस, आर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, यानी कि अगर हम लेंथ वायर की इंक्रीज करेंगे, जो रेजिस्टेंस होगा हमारे पास वो भी क्या होगा? इंक्रीज। ठीक है, इफ लेंथ इज इंक्रीज। अगर हम वायर की लेंथ डिक्रीज करते हैं, यानी कि शॉर्ट वायर लेते हैं, जो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू भी क्या होगी? डिक्रीज। कैसे? लेट अस अंडरस्टैंड। हम यहाँ पर इसको समझते हैं। सपोज यहाँ पर है हमारे पास टू वायर्स, हमने टू वायर्स ले ली,
एक वायर है हमारे पास ये, ठीक है, और दूसरी वायर है ये, थोड़ी इसको छोटी करते हैं, दोबारा से इसको बनाते हैं। दूसरी वायर है जो हमारे पास वो है ये। इस वायर की हमारे पास सपोज करते हैं जो लेंथ है वो कितना है 2 मीटर, और जो इसका रेजिस्टेंस है आर वो कितना है, लेंथ आ गई 2 मीटर और रेजिस्टेंस आर हमारे पास कितना है 4 ओम मीटर। अब हमारे पास ये वाली जो वायर थी जो ऊपर हमने ली थी, अब सपोज करते हैं इसकी लेंथ कितनी है 4 मीटर, और जो हमारे पास रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस है हमारे पास सपोज करते हैं 8 ओम, ठीक है, बिकॉज जो हमारे पास रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम होती है। हाँ, अब देखो ये जो हमारे पास वायर है ये कितनी है, ये छोटी है, शॉर्ट है, दैट इज इसकी लेंथ सिर्फ 2 मीटर है और इसकी लेंथ कितनी है 4 मीटर है। इसकी लेंथ इसके मुकाबले में डबल है, वायर 1 की लेंथ क्या है डबल है, और वायर 2 की हमारे पास जो लेंथ है वो क्या है शॉर्ट है। जो रेजिस्टेंस है आर का वो कितना है 4, और जो हमारे पास इसका वायर 1 का वो कितना है 8। इससे हमें क्या क्लियर होता है कि जितनी अगर हमारे पास वायर छोटी होगी, शॉर्ट होगी, तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा कम होगा। अगर हमारे पास लेंथ जो है किसी भी वायर की, किसी भी कंडक्टर की वो ज़्यादा होगी, जो रेजिस्टेंस है हमारे पास वो भी क्या होगा ज़्यादा होगा। यानी कि ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द वायर आर द कंडक्टर, जैसे जैसे हम लेंथ इंक्रीज करते जाएंगे जो उसका रेजिस्टेंस है वो भी क्या होगा इंक्रीज होता जाएगा। ये बात आ गई समझ। अब ये इंक्रीज होता क्यों है, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। हम इसको रब कर लेते हैं ऊपर वाले को। देखो एक्चुअल में होता क्या है, लेंथ इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज होता है। ये हमारे पास है कंडक्टर, हमने कहा इसके अंदर एटम्स भी प्रेजेंट होते हैं, इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट होती हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये आ गए हमारे पास एटम्स और ये शेडेड आ गई हमारे पास इम्प्योरिटीज। नो, ये जो ग्रीन डॉटेड हैं ये आ गए हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब अगर हम इस वायर में देखें, यानी कि जो कंडक्टर जिसकी लेंथ हमारे पास छोटी थी, इसमें नंबर ऑफ एटम, इम्प्योरिटीज एंड इलेक्ट्रॉन्स सभी प्रेजेंट है इसमें भी। इसमें देखो जो नंबर ऑफ एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इम्प्योरिटीज वो क्या होंगी, वो होंगी ज़्यादा। क्या है हमारे पास ज़्यादा, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या है, इम्प्योरिटीज एटम्स और आयंस कम है। क्या है, कम। यानी कि लो यहाँ पर क्या इनका, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि अमाउंट जो है वो क्या है स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, और यहाँ पर क्या है ऊपर वाले केस में लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। अब जितने ज़्यादा एटम्स आयन, यानी कि जितने ज़्यादा हमारे पास रुकावटें होंगी उतनी ज़्यादा क्या होगी कोलिजन, क्या होगी कोलिजन, यानी कि टकराव जो होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा, और जितनी रुकावटें कम होंगी उतनी ही कोलिजन क्या होगी कम होगी। इससे हम ये कह सकते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जो हमारे पास अगर नंबर ऑफ कोलिजन ज़्यादा हो रही है इसका मतलब जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो क्या होगा ज़्यादा, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी इंक्रीज, ठीक है। और जितनी कोलिजन हमारे पास कम होगी, क्योंकि इस वायर की लेंथ कम है, ये छोटी है हमारे पास, तो यहाँ पर कोलिजन स्मॉल होंगी एंड दस जो हमारे पास रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू भी क्या होगी कम होगी। बट ऑन द अदर हैंड फर्स्ट केस में, इस केस में हमारे पास क्या है लेंथ ज़्यादा है, नंबर ऑफ कोलिजन ज़्यादा है एंड दस हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा ज़्यादा होगा, यानी कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो इंक्रीज होगी, ठीक है। अब जो हमारे पास सेकंड फैक्टर है वो क्या है, इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर ये आ गया हमारे पास। अब जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और रेजिस्टेंस का रिलेशन है वो क्या है, वो ये है कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। यानी कि जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा, उतनी ही वैल्यू जो रेजिस्टेंस की है वो क्या होगी कम होगी। कैसे, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं।
लेट अस टेक 2 वायर्स। अब हम 2 वायर्स लेते हैं। एक वायर है हमारे पास ये, ठीक है, ये थिक वायर है, और दूसरी जो वायर है वो क्या है, थिन। अब जो हमारे पास वायर थिक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि ये वाला एरिया, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस एरिया को बोला जाता है, ये क्या होता है, इसका ज़्यादा होता है, और इसका हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कम है। अब रेजिस्टेंस के लिए क्या कहा गया है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा उतना ही रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है हमारे पास कम होगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। ऑन द अदर हैंड, इन दिस केस अगर हम देखें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, कम है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ज़्यादा। ठीक है, 10R की जो हमारे पास वैल्यू है वो होगी ज़्यादा। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसको मैं एक और एग्जांपल आपको देती हूँ और इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि हमारे पास 2 रोड्स हैं, ठीक है, जैसे कि 2 रोड्स हैं हमारे पास। एक रोड की विड्थ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और दूसरी रोड जो हमारे पास वही है वो बहुत ही नैरो है। इस रोड में अगर देखा जाए तो कोलिजन क्या चांसेस क्या होते हैं, बहुत ही कम। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करें तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बहुत ही स्मूथली मूव करते हैं अगर हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा। जस्ट लाइक बसेस कि जब हमारे पास रोड बहुत ज़्यादा चौड़ी है, उसकी विड्थ ज़्यादा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, कि जो हमारे पास बसेस होती हैं वो क्या स्मूथली मूव करती रहती हैं। ठीक है, यहाँ पे कोलिजन का कोई भी खतरा नहीं होता। ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी स्मूथली मूव करते हैं और कोलिजन कम होती है, और अगर कोलिजन हमारे पास कम होगी दस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। और ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास ये कोई नैरो रोड है, इसमें अगर हमारे पास बसेस जाती हैं, इधर से भी जा रही हैं इधर से भी आ रही हैं, तो यहाँ पर कोलिजन का खतरा क्या होता है, यानी कि यहाँ पर कोलिजन ज़्यादा होगी। सिमिलरली फॉर इलेक्ट्रॉन्स कि अगर हमारे पास विड्थ कम है यानी कि थिन वायर है तो यहाँ पर कोलिजन क्या होगी, ज़्यादा, और अगर हमारे पास कोलिजन ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। ठीक है, गॉट इट। और ऊपर वाले केस में हमारे पास क्या है, कोलिजन कम हो रही है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कोलिजन कम हो रही है एंड दस जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या होगा, कम होगा। और यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि जब क्या होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसी भी वायर का हम डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, हाफ। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर का हाफ होगा जो उसका रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, डबल। आगे लिखा हुआ है थिक वायर में लेस रेजिस्टेंस होगा। ये सपोज हमारे पास थिक वायर है, इसका एरिया ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स स्मूथली मूव करेंगे, दस हमारे पास यहाँ पर कोलिजन कम होगी एंड हेंस रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास एक थिन वायर है, यहाँ पे स्मॉलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, कोलिजन क्या होंगी, ज़्यादा होंगी एंड दस जो रेजिस्टेंस आर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। नो जो नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास वो क्या है, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कि जो हमारे पास कंडक्टर है वायर है वो किस मटेरियल की बनी हुई है, इसका भी बहुत इफेक्ट होता है रेजिस्टिविटी पर। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वायर हमारे पास सिल्वर की बनी है, जो सिल्वर होते हैं वो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उनका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। क्या होता है, उनका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, और इसलिए हम इलेक्ट्रिसिटी वायर में हम क्या यूज़ करते हैं, सिल्वर का यूज़ किया जाता है। लेकिन सिल्वर बहुत ही कॉस्टली होता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर एंड एल्यूमिनियम, इसलिए हम कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर्स यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के पर्पज़ में। ठीक है, अपने घरों में अगर आपको कोई पूछे कि जो हमारे घरों में वायर्स यूज़ होती हैं वो किसकी होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना कि वो किसकी बनी होती हैं, कॉपर और एल्युमिनियम की। ठीक है, बिकॉज दे ऑफर लो रेजिस्टेंस, जो इनका रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। अफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, किस पर डिपेंड करता है, ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, कि वो किस मटेरियल पर बना हुआ होता है। अब कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू होती है
बहुत ही कम होती है। वायर कुछ ऐसे होते हैं जिनकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो बहुत ही हाई होती है। एक्चुअली में होता क्या है, जैसे हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी डेंसिटी होती है, ऐसे ही हर एक जो हमारे पास कंडक्टर है उसकी अपनी वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की या रेजिस्टिविटी की। ठीक है, अगर हम सिल्वर लें, सिल्वर की अलग होगी, कॉपर की अलग है, एल्युमिनियम की अलग है। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ कॉपर एंड निक्रोम वायर। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, लेट अस टेक 2 सर्किट। ठीक है, हम एक फिगर ड्रा करते हैं, 2 सर्किट हम बनाते हैं अलग अलग। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर था ना, एक है हमारे पास ये सर्किट, दिस वन, ये आ गई हमारे पास बैटरी, ये हमने यहाँ पर वायर लगाई है। फर्स्ट केस में हम लेते हैं कॉपर की वायर। ठीक है, किसकी, कॉपर की, पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पर हमने लगाया है रजिस्टर। ठीक है, सपोज इस रजिस्टर कितना रेजिस्टेंस कर रहा है, 2 ओम। और हमारे पास ये एक दूसरा सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, इसमें भी हमारे पास जो रजिस्टर लगाया है उसका कितना रेजिस्टेंस है, 2 ओम। पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ये हमने एक वायर लगाई है। और इस केस में जो हमने वायर ली है वो एक एलॉय के लिए है। कोई सा भी एलॉय लेंगे, क्योंकि जो एलॉय होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्यों, क्योंकि जो इनकी रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ही हाई होती है। ये रेजिस्टिविटी क्या है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। एक्चुअल में जो रेजिस्टिविटी है वो इसी से जुड़ा हुआ है, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर की, जो वायर किस मेटल की बनी हुई है ये इसी से रिलेटेड है, इसी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये जो नेचर होती है, यानी कि जो वायर अगर हमारे पास सिल्वर से बनी है, कॉपर से बनी है, जैसे मैंने बताया कि जैसे हर एक ऑब्जेक्ट का अपनी अपनी डेंसिटी होती है, ऐसे हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी रेजिस्टिविटी भी होती है, उसकी वैल्यू भी होती है। ये एडिशनल रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। ये जो होती है वायर, ये किस चीज़ की बनी है, जो मटेरियल होता है ये एडिशनल रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करता है, एडिशनल रुकावटें पैदा करता है। ठीक है, तो हम देख रहे थे क्या, हमने यहाँ पर कौन सा एलॉय लिया, सपोज करते हैं हमने लिया निक्रोम का। निक्रोम का जो वायर होता है वो हमारे पास किससे बना होता है, निकल, क्रोमियम, मैंगनीज एंड आयरन से। ठीक है, निकल, क्रोमियम, मैंगनीज एंड आयरन से। थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम आ रही है लिखने में, क्योंकि फ़ोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। होप यू अंडरस्टैंड। तो हम देख रहे थे कि हमने 2 सर्किट लिए। अब होता क्या है, अब ये जो वायर्स होती हैं ये किस चीज़ की बनी होती हैं, ये भी एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं टू द सर्किट को, टू द फ्लो ऑफ करंट को। यहाँ पर जो हमने लगाया रजिस्टर्स, इसके कितने थे, 2 ओम, यहाँ पर भी 2 ओम। यहाँ पर हमने कॉपर की वायर लगाई। अभी जो कॉपर है हमारे पास, जो हमारे पास कॉपर होता है, कॉपर की रेजिस्टिविटी कितनी होती है, इनके कितना ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ये करता है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 नेगेटिव में। यानी कि ये बहुत ही कम रेजिस्टेंस, कम रुकावट पैदा करता है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऑन द अदर हैंड, अगर हम निक्रोम की बात करें, इस एलॉय की बात करें, जो इसकी वैल्यू होती है रेजिस्टिविटी की, वो कितनी होती है, 110 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है, रेजिस्टेंस की जो हमारे पास यूनिट होती है वो ओम होती है, और रेजिस्टिविटी की क्या होती है, ओम मीटर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कल हम डिटेल डिस्कस करेंगे रेजिस्टिविटी और डिफरेंस भी देखेंगे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब अगर ओवरऑल रेजिस्टेंस देखा जाए इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में, फर्स्ट में एंड सेकंड में, इसमें हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो कम है। ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस सर्किट, जिसमें जो वायर है हमारे पास वो किसकी लगी हुई है, एलॉय की। कौन से एलॉय की, निक्रोम की। देखो जो हमारे पास निक्रोम है, इसकी कितनी वैल्यू, 110 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, ओम मीटर। और ये बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, बहुत ही ज़्यादा रुकावट पैदा करती है, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं होने देती प्रॉपर्ली, एंड दस जो फ्लो ऑफ करंट है वो नहीं हो पाता, यानी कि करंट की वैल्यू को बिल्कुल भी डिक्रीज कर देती है। ठीक है,
एज दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे नेचर ऑफ मटेरियल अफेक्ट करती है रेजिस्टेंस को। ठीक है, यानी कि हम इसको कैसे कह सकते हैं, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि ऐसे मटेरियल जिनका रेजिस्टेंस लो होता है, ठीक है, ऐसे मटेरियल जिनका रेजिस्टेंस लो होता है, जिनकी वैल्यू रेजिस्टिविटी की कम होती है, वो कम रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। ठीक है, लो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। और ऐसे मटेरियल जिनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है वो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब क्या होता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, दैट इज़ ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जो वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की वो भी क्या होती है, इंक्रीज। एंड ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल हम एक लेते हैं कंडक्टर, यह हमारे पास अब ये सारा प्रोसेस होता क्या है, इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस क्यों इंक्रीज होता है, यह इसके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एज वी ऑलरेडी नो एटम्स। अब हम सिर्फ एटम्स की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब जो बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो तो मूव करते हैं, ठीक है, उनका काम ही होता है मूव करना। लेकिन ये जो एटम होते हैं ये स्टेशनरी होते हैं, ये मूव नहीं करते, दे ओनली वाइब्रेट। ये क्या करते हैं, दे ओनली शो वाइब्रेशन। ठीक है, एक ही जगह पर रहते हैं और वाइब्रेट होते रहते हैं। अब होता क्या है, जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करेंगे, जो हमारे पास हीट एनर्जी है वो बढ़ती है। एंड ये जो एटम्स होते हैं ये क्या करते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर जो इनकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। एंड ये मोर रैपिडली वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत ही तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, मोर रैपिडली वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे पास कोलिजन्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो बढ़ जाती हैं। द इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करता है उसके रास्ते में ज़्यादा रुकावट आने लगती है, उसको रास्ता ही नहीं मिल पाता, वो डिसाइड ही नहीं कर पाता कि इधर से जाऊँ इधर से जाऊँ। इधर से जाता है, इस तरफ जाएगा तो यहाँ पर आइटम आ जाएगा, इधर आएगा तो इधर आइटम आ जाएगा। यानी कि जब वाइब्रेशन तेज़ हो जाती है इन एटम्स की तो नंबर ऑफ कोलिजन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। व्हेन नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज, जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो भी क्या होता है, इंक्रीज। ठीक है, यानी कि अगर रुकावट ज़्यादा होगी जो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। दस आपने देखा कि कैसे ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, रेजिस्टेंस क्या है और रेजिस्टिविटी क्या है। मोस्टली समझते हैं कि ये सेम थिंग है, बट इट इज़ different, little bit different thing. And thanks for watching me, and please comment करके बताएं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। Thanks for watching me.